हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इंटेलेक्ट चैनल में। आज हम बात करेंगे भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। डॉक्टर भीमराव जी एक भारतीय विधिवेता, अर्थशास्त्री और दलित नेता थे, जिन्होंने संविधान सभा की बहसों से भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में कानून और न्याय मंत्री के रूप में कार्य किया। हिंदू धर्म को त्यागने के बाद दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, राजनीतिक, विधि निर्माता आदि कार्यों में ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व हैं। अगर किसी ने महिलाओं, किसानों, दलितों को जीने का हक दिलाया, वह इंसान डॉक्टर अंबेडकर ही थे। वह स्वतंत्र भारत के कानून और न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक और भारत गणराज्य के निर्माता थे। बाबा साहेब जी के जीवन का संघर्ष पढ़कर कोई भी सहृदय व्यक्ति तिंगले बिना नहीं रह सकता। विश्व इतिहास में बाबा साहेब जी ने प्रारंभ में जितनी यातनाएं, कठिनाइयां, सामाजिक अपमान सहे, उतने विश्व के किसी भी महान बनने वाले व्यक्ति को सहन नहीं करने पड़े। सदियों से शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित, अछूत कहे जाने वाले समाज में उनका जन्म हुआ और उस समय जाति पाति ने शूद्रों का जीवन पशुओं से भी बदतर बना रखा था। उनकी शिक्षा दीक्षा में जो आर्थिक और सामाजिक रुकावटें और अड़चने आई, उनको पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन सबके बावजूद भी बाबा साहेब ने एक वीर पुरुष की तरह कठिन प्रयास, निरंतर उत्साह, अटूट विश्वास से विश्व की सर्वोच्च डिग्रियां प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर विश्व के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने निर्धन, अछूत परिवार से असामान्य रूप से ऊपर उठकर देश की भरपूर सेवा की। 14 अप्रैल 1891 को बालक भीम का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ, जिसे आज डॉक्टर अंबेडकर नगर के रूप में जाना जाता है। वह रामजी मालोजी सकपाल जी की 14वीं और आखिरी संतान थे। उनके पिताजी सूबेदार के पद पर कार्य करते थे। इनकी माताजी का नाम भीमाबाई सकपाल था। उनका परिवार आधुनिक महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आंबाडावे शहर से मराठी पृष्ठभूमि का था। डॉक्टर भीमराव का जन्म एक महार जाति में हुआ था, जिन्हें अछूत माना जाता था और सामाजिक आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के लिए नजदीकी शहर सतारा में राजवाड़ा चौक पर स्थित सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। उस समय उनकी उम्र 9 वर्ष की थी। उस छोटी सी उम्र में ही इस बालक के कोमल मन को इस कठोर दुनिया के जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। उसे कक्षा से बाहर बैठाया जाता था और पानी के घड़े को छूने की अनुमति भी नहीं थी। केवल चपरासी ही उन्हें पानी उपलब्ध करवाता था। यदि किसी कारणवश चपरासी छुट्टी पर रहता तो उस पूरे दिन बालक भीम को प्यासा रहना पड़ता था। परंतु इस भेदभाव से भी बालक ने हार नहीं मानी, अपितु इनके मन में शिक्षा प्राप्त करने के लिए और हिम्मत बढ़ती गई। एक बार अपनी आंखों को बंद करके कल्पना कीजिए कि बालक के कोमल मन पर कैसा प्रभाव पड़ता होगा। इन्होंने कक्षा 4 को अंग्रेजी में पास किया तो पूरे समाज में खुशी का माहौल हो गया, क्योंकि किसी भी अछूत के लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल था। इससे प्रभावित होकर इनके दादा कैलुस्कर ने स्वयं द्वारा लिखी पुस्तक बुद्ध की जीवनी उन्हें भेंट की, जिसके कारण अंबेडकर ने बुद्ध का ज्ञान प्राप्त किया। जब बाबा साहेब अपनी प्राथमिक शिक्षा ले रहे थे, उसी समय इनका पूरा परिवार मुंबई चला गया। इसके कारण इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन मुंबई के एक सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। सन 1906 में शादी हो जाने के बाद सन 1907 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने एलिफिंस्टन कॉलेज में दाखिला लेने के बाद बाबा साहेब अछूत समुदाय के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति बन गए। सन 1912 तक इन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल से बीए पास किया। इनके पिताजी का निधन हो जाने के कारण इनको वापस मुंबई आना पड़ा। उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय चले गए। 22 साल की उम्र में बाबा साहेब सन 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और इन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट्स की परीक्षा पास की। सन 1916 में इन्होंने पीएचडी इकोनॉमिक्स एंड रिसर्च वर्क एवोल्यूशन ऑफ प्रोवेंशनल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया पास की। अक्टूबर 1916 में ये लंदन चले गए और वहां इन्होंने कानून की पढ़ाई करने के लिए प्रवेश लिया, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि इनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए इन्हें वापस भारत आना पड़ा। बाबा साहेब जी 21 अगस्त 1917
उत्तरायण को मुंबई पहुंचे। बाबा साहेब जी अमेरिका और इंग्लैंड के सभ्य और स्वच्छंद वातावरण में रहकर भारत में मिली जिस हिंदू घृणा और तिरस्कार की अमानवीय यातना को भूल चुके थे, उसी से इनका पुनः सामना हुआ। महाराजा बड़ौदा उन्हें अपना अर्थशास्त्री बनाना चाहते थे। उन्हें काम तो मिल गया, पर बड़ौदा में वे रहें कहाँ, यह समस्या उठ खड़ी हुई। वे कई रोज तक बड़ौदा के होटलों और गलियों को छानते रहे। ना किसी होटल में जगह मिली और ना कोई मकान मिला। दिन तो किसी तरह कट जाता था, लेकिन रात पार्कों में बसर करनी पड़ती थी। मकान की खोज में पैदल ही चलना पड़ता। अछूत होने के कारण कोई सवारी तक ना मिलती। उन्होंने वेटिंग फॉर ए वीजा नाम की अपनी पुस्तक में अपने कुछ अनुभवों को शब्दबद्ध किया है कि बड़ौदा स्टेट में बाबा साहेब जी की नियुक्ति पर हिंदू हृदय किस तरह प्रतिक्रिया कर रहा था। सेक्रेटरिएट के हिंदू कर्मचारियों में चर्चा होने लगी कि महाराज ने एक अछूत को स्वर्ण हिंदुओं का अफसर बनाया है। यह हिंदुओं का घोर अपमान है। फलतः सभी छोटे बड़े कर्मचारी बाबा साहेब जी का तिरस्कार करने लगे। यहाँ तक कि मामूली चपरासी भी फाइलें और कागजात उनकी मेज पर दूर से पटकते, ताकि अछूत की मेज छू जाने से वे बेधर्म न हो जाएं। सेक्रेटरिएट के कर्मचारियों का एक क्लब था, जिसमें अफसर लोग खेल के द्वारा मनोरंजन करते थे। बाबा साहेब जी ने भी क्लब जाने की इच्छा की, तो उनसे कहा गया कि आप वहां खेल में हिस्सा ना ले सकेंगे, सिर्फ दूर से देख सकेंगे। बाबा साहेब जी फिर क्लब नहीं गए। ऑफिस में उनके नीचे काम करने वाले क्लर्क उनके पत्रों तथा उनकी मेज को नहीं छूते थे। जब उनके क्लर्क उनके पास न आते, तो उन्हें स्वयं उनके पास जाकर अपने कागजात ले आने पड़ते। किंतु जब कभी बाबा साहेब अपने कागजात लेते समय हिंदू क्लर्कों की मेजों पर हाथ रख देते, तो वे इस तरह झिझक उठते, मानो उनकी मेजों पर सांप रेंग गया हो और वह जहरीली हो गई हो। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीवन यापन करने के तरीके खोजने की कोशिश की। उन्होंने एक निजी ट्यूटर के रूप में, एक लेखाकार के रूप में काम किया और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की, लेकिन वह विफल हो गए जब उनके ग्राहकों को पता चला कि वह एक अछूत हैं। 1918 में वह मुंबई में सिडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर बने। यद्यपि वह छात्रों के साथ सफल रहे, अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पीने के पानी के जग को साझा करने पर आपत्ति जताई। बाबा साहेब को जब जब शोषित किया गया, वो उतना ही अपने हथियार शिक्षा की धार को तीखा करने में जुट जाते। इस अपमान की आग को अपने सीने में लिए हुए वे 1921 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से मास्टर डिग्री हासिल की और सन 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस से डिग्री इन इकोनॉमिक्स प्राप्त की। बाबा साहेब अपने आप में ज्ञान का चलता फिरता विश्वकोश बन चुके थे। बाबा साहेब जी ने बंबई उच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास करते हुए कई तो पत्रिकाओं की शुरुआत की, जैसे कि मूकनायक, बहिष्कृत भारत और समानता जनता। शिक्षा को बढ़ावा देने का भी प्रयास किया। उन्होंने एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक व दलित अधिकारों की रक्षा करना था। 1925 में उन्हें अखिल यूरोपीय साइमन कमीशन के साथ काम करने के लिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी में नियुक्त किया गया था। 1927 तक बाबा साहेब ने अस्पृश्यता के खिलाफ सक्रिय आंदोलन शुरू किए, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक पेयजल संसाधनों को खोलने के और हिंदू मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के लिए संघर्ष भी शुरू किया। उन्होंने शहर के मुख्य पानी के टैंक से पानी खींचने के लिए, अछूत समुदाय के अधिकार के लिए लड़ने के लिए महाड़ में एक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बाबा साहेब जी ने क्लासिक हिंदू पाठ मनुस्मृति की भी निंदा की और इनकी प्रतियां जला दी। इस प्रकार प्रति वर्ष 25 दिसंबर को अम्बेडकरवादियों और दलितों द्वारा मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1930 में कालाराम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ। 15,000 लोग एकत्र हुए। जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड और स्काउट्स के एक बैच ने किया था। पहली बार भगवान के दर्शन करने के लिए महिलाएं और पुरुष अनुशासन व्यवस्था के अनुसार चले। जब वे द्वार पर पहुंचे तो ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा द्वार बंद कर दिए गए। ब्रिटिश हुकूमत ने शोषित वर्ग को समाज की मुख्य धारा में भागीदारी देने के लिए प्रावधान दिए गए, किंतु महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का घोर विरोध करते हुए कहा कि उन्हें डर है कि इस तरह की व्यवस्था हिंदू समुदाय को विभाजित कर देगी। गांधी जी ने पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में कैद रहते हुए उपवास किया। उपवास के बाद मदन मोहन मालवीय और अन्य कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यरवदा में बाबा साहेब और उनके समर्थकों के साथ संयुक्त बैठकें आयोजित की और बाबा साहेब पर दबाव बनाया। बाबा साहब भीमराव जी ने 24 सितंबर 1932 को पुणे में यरवदा जेल में बेमन से रोते हुए पुणे पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे।
इस समझौते में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया। इसके बदले में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। बाबा साहेब मानते थे कि शोषित वर्ग का भला शिक्षा से ही हो सकता है और समाज की संकीर्ण सोच में परिवर्तन भी शिक्षा से ही लाया जा सकता है। इसलिए 1935 में डॉक्टर भीमराव जी ने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे के प्रिंसिपल पद को स्वीकार किया। वो इस पद पर 2 साल तक रहे। इसके संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के शासकीय निकाय के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। बॉम्बे में बसने के बाद बाबा साहेब जी ने एक घर का निर्माण किया और 50,000 से अधिक पुस्तकों का निजी पुस्तकालय बनाया। उनकी पत्नी रमाबाई का निधन हो गया। उनकी पत्नी की इच्छा थी कि पंढरपुर की तीर्थ यात्रा करें। बाबा साहेब ने उन्हें वहां जाने से मना किया, वह कहते हुए कि वे हिंदू धर्म के पंढरपुर के बजाय उनके लिए एक नया पंढरपुर बनाएंगे जो उन्हें अछूत नहीं मानेगा। अपनी शिक्षा और अनुभव के आधार पर वे जान चुके थे कि राजनीतिक भागीदारी के बिना सामाजिक परिवर्तन भी एक मुश्किल काम है। इसलिए 1936 में बाबा साहेब जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, जिसमें 13 आरक्षित और 4 सामान्य सीटों के लिए केंद्रीय विधानसभा के लिए 1937 का बॉम्बे चुनाव लड़ा, जिसमें 11 और 3 सीटें हासिल की। बाबा साहेब की पुस्तक इनिहिलेशन ऑफ कास्ट 15 मई 1936 को प्रकाशित की। इस पुस्तक में हिंदू रूढ़िवादी धार्मिक नेताओं और सामान्य रूप से जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की और इस विषय पर गांधी की फटकार को शामिल किया। बाबा साहेब ने कोंकण में प्रचलित खोटी व्यवस्था के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, जहां सरकारी राजस्व संग्रहकर्ता नियमित रूप से किसानों और काश्तकारों का शोषण करते थे। 1937 में बाबा साहेब ने सरकार और किसानों के बीच सीधा संबंध बनाकर खोटी व्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से बॉम्बे विधानसभा में एक विधेयक पेश किया। बाबा साहेब जी ने रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में कार्य किया। बाबा साहेब विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करने वाले पहले भारतीय थे। औद्योगिकरण और कृषि विकास भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने भारत के प्राथमिक उद्योग के रूप में कृषि में निवेश पर जोर दिया। सरकार को अपने खाद्य सुरक्षा लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद की। बाबा साहेब जी ने बुनियादी सुविधाओं के रूप में शिक्षा, सार्वजनिक स्वच्छता और सामुदायिक स्वास्थ्य, आवासीय सुविधाओं पर जोर देते हुए राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास की वकालत की। 1951 में बाबा साहेब जी ने भारत के वित्त आयोग की स्थापना की। उन्होंने निम्न आय वर्ग के लिए आयकर का विरोध किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए भूमि राजस्व कर और उत्पाद शुल्क नीतियों में योगदान दिया। बाबा साहेब जी के एक पेशेवर अर्थशास्त्री थे, लेकिन वे एक राजनीतिक नेता बन गए। उन्होंने अर्थशास्त्र पर 3 पुस्तकें भी लिखी। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन और वित्त, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, रुपए की समस्या, इसकी उत्पत्ति और इसका समाधान। 1948 से बाबा साहेब जी मधुमेह से पीड़ित थे। दवा के दुष्परिणाम और कम दृष्टि के कारण जून से अक्टूबर 1954 तक वे बिस्तर पर पड़े रहे। 1955 के दौरान उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। अपनी अंतिम पांडुलिपि द बुद्धा एंड हिज को पूरा करने के 3 दिन बाद बाबा साहेब की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। आइए अब जानते हैं कुछ अहम तथ्य जिन्होंने एक साधारण से दिखने वाले शख्स को महामानव में बदल दिया। उन्होंने अपने ज्ञान, धैर्य और आत्मिक बल पर प्रयोग से सारे समाज को एक नई दिशा दी। बाबा साहेब जी को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। भारतीय संविधान व्यक्तिगत नागरिकों के लिए नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला की गारंटी और सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और सभी प्रकार के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करना शामिल है। बाबा साहेब ने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के लिए तर्क दिया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए सिविल सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में नौकरियों के आरक्षण की एक प्रणाली शुरू करने के लिए विधानसभा का समर्थन हासिल किया। एक प्रणाली सकारात्मक के समान थी। भारत के सांसदों ने इन उपायों के माध्यम से भारत के दलित वर्गों के लिए सामाजिक, आर्थिक असमानताओं और अवसरों की कमी को मिटाने की उम्मीद की। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा सभा अपनाया गया।
महिलाओं को संविधान में कानून बनाकर दिए अधिकार। बाबा साहेब जी ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए पूरी हिंदू व्यवस्था और समाज से लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने हमेशा ही महिलाओं को समानता, शिक्षा, सम्मान, अधिकार और अपनी समर्थता को समझने पर जोर दिया। उन्होंने महिलाओं को मनुवादी सोच से निकाला, उनके समाज में बराबरी के लिए कानून बनाया, उन्हें हर क्षेत्र में जगह मिल सके ऐसी व्यवस्था बनाई। हिंदू कोड बिल लाकर उन्होंने महिलाओं को भरण पोषण, तलाक, पति की हैसियत के हिसाब से खर्चे का अधिकार दिलाया। बाबा साहेब का मानना था कि शादी करने वाली हर लड़की अपने पति के साथ खड़ी हो, अपने पति की दोस्त बनकर और बराबर होने का दावा करे और उसकी दासी बनने से इनकार कर दे। बाबा साहेब ने केवल विदेश में अर्थशास्त्र डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं, बल्कि वे अर्थशास्त्र में पहले पीएचडी और दक्षिण एशिया में अर्थशास्त्र में पहले डबल डॉक्टरेट धारक भी हैं। वह अपनी पीढ़ी के उच्च शिक्षित भारतीयों में भी थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अपने 3 वर्षों के दौरान बाबा साहेब ने अर्थशास्त्र में 29 पाठ्यक्रम, इतिहास में 11, समाजशास्त्र में 6, दर्शन शास्त्र में 5, नृविज्ञान में 4, राजनीति में 3 और प्राथमिक फ्रेंच और जर्मन में एक पाठ्यक्रम लिया। 1927 का महार सत्याग्रह बाबा साहेब के राजनीतिक विचार और कार्य में निर्णायक क्षणों में से एक था। महाराष्ट्र के छोटे से शहर महाड़ में आयोजित यह सत्याग्रह गांधी के दांडी मार्च से 3 साल पहले आयोजित किया गया था। जहां गांधी के अभियान के केंद्र में नमक था, वहीं पानी का डॉक्टर भीमराव के धर्मयुद्ध के मूल में था। महाड़ में चावदार झील से पानी पीने के लिए दलितों के एक समूह का नेतृत्व करके बाबा साहेब ने सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने के लिए दलितों के अधिकार पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि उन्हें दलित मुक्ति के बीज भी बोए। उन्होंने अपने प्रसिद्ध उदाहरण में कहा, हम सिर्फ पानी पीने के लिए चावदार टैंक नहीं जा रहे, हम तालाब में जा रहे हैं, यह कहने के लिए कि हम भी दूसरों की तरह इंसान हैं। यह स्पष्ट होना चाहिए कि यह बैठक समानता के मानदंड को स्थापित करने के लिए बुलाई गई है। 1942 से 1946 तक वायसराय की परिषद में श्रम के सदस्य के रूप में बाबा साहेब ने कई श्रम सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नवंबर 1942 में नई दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में उन्होंने काम के घंटों को 12 घंटे से बदलकर 8 घंटे कर दिया। उन्होंने श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ता, छुट्टी लाभ, कर्मचारी बीमा, चिकित्सा अवकाश, सम्मान काम के लिए समान वेतन, न्यूनतम वेतन और वेतनमान में आवधिक संशोधन जैसे कई उपायों की भी शुरुआत की। उन्होंने ट्रेड यूनियनों को भी मजबूत किया और पूरे भारत में रोजगार एक्सचेंजों की स्थापना की। भारतीय रिजर्व बैंक की अवधारणा बाबा साहेब द्वारा हिल्टन यंग कमीशन के रूप में भी जाना जाता है। अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन में प्रस्तुत दिशा निर्देशों के अनुसार दी गई थी। बाबा साहेब यह भी जानते थे कि रुपए की समस्या अंततः घरेलू मुद्रास्फीति की समस्या से जुड़ी हुई है। अपनी थीसिस के पुस्तक संस्करण की प्रस्तावना में उन्होंने कहा, कुछ भी रुपए को तब तक स्थिर नहीं करेगा जब तक हम इसकी सामान्य क्रय शक्ति को स्थिर नहीं करते। 1935-36 में बाबा साहेब द्वारा लिखी गई एक 20 पृष्ठ की आत्मकथा कहानी वेटिंग फॉर ए वीजा एक ऐसी पुस्तक है जो उनके बचपन से शुरू होने वाले अस्पृश्यता के अनुभवों से कर्षित होती है। पुस्तक का उपयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय में पाठ्य पुस्तक के रूप में किया जाता है। बाबा साहेब ने संविधान के अनुच्छेद 370 का मसौदा तैयार करने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि यह भेदभावपूर्ण और राष्ट्र की एकता और अखंडता के सिद्धांतों के खिलाफ है। अनुच्छेद 370 को अंततः जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के पूर्व दीवान गोपाल स्वामी अयंगार द्वारा तैयार किया गया था। अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस में बाबा साहेब ने मध्य प्रदेश और बिहार को विभाजित करने का सुझाव दिया। मूल रूप से पुस्तक लिखने के 45 साल बाद विभाजन अंततः वर्ष 2000 में बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से बाहर छत्तीसगढ़ के गठन के साथ आया। इससे बाबा साहेब की दूरदर्शिता का पता चलता है। भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अग्रणी बाबा साहेब ने दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना और हीराकुंड बांध परियोजना की शुरुआत की। उन्होंने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सिंचाई परियोजनाओं के विकास की सुविधा के लिए केंद्रीय जल आयोग की भी स्थापना की। भारतीय बिजली क्षेत्र के विकास को चिंगारी देने के लिए बाबा साहेब जी ने हाइडल और थर्मल पावर स्टेशनों की क्षमता का पता लगाने और स्थापित करने के लिए केंद्रीय तकनीकी पावर बोर्ड और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की भी स्थापना की। उन्होंने भारत में ग्रिड प्रणाली और एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित विद्युत इंजीनियरों की आवश्यकता पर जोर दिया।
बाबा साहब के बारे में इतने कम समय में सब कह पाना संभव नहीं है। उन्होंने कहा है कि जीवन में शिक्षा ही सब कुछ है। अगर शिक्षा पा सके तो जीवन में कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। उनके जीवन की अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें लोग मोटिवेशन के तौर पर याद रखते हैं। उन्हें न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी सम्मान दिया जाता है। आइए आज के दिन हम भी उनसे प्रेरणा लें। समाज ने जिसे मानव मानने से इनकार कर दिया था, वह अपने आत्मिक बल और शिक्षा को हथियार बना महामानव बने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने विचारों से आज भी एक लाइट हाउस का काम कर समाज को सही दिशा दे रहे हैं। समाज को आज उनके द्वारा लिखा गया साहित्य पढ़ने की अत्यंत आवश्यकता है। आइए आज मिलकर हम प्रण करें कि हम उनके द्वारा लिखा साहित्य पढ़ेंगे, क्योंकि महापुरुष सदा अपने विचारों में जिंदा रहते हैं और उनकी किताबें उनके विचारों की वाहक होती है। जय भीम, जय भारत। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी ही जानकारी नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।